गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज के बारे में मैंने बोला था कि 10th क्लास का बिहार बोर्ड का जितना भी सजेशंस है यानी कि मैथ का वो लेकर के आऊँगा। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल मैं जो है एक फंक्शन में चला गया था। अभी अभी जस्ट पहुँचा हूँ त्रिवेणीगंज, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई साल मिस हो गया होगा, नहीं तो सब बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं रियल नंबर चैप्टर से है √5, √3, √2, √7, यानी कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा या आपको बोल दिया जाएगा कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए। √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए। √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने के लिए। √7 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों हर साल बिहार बोर्ड में कोई साल ऐसा होगा जिसमें नहीं पूछा होगा, वरना हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको √5 के बारे में पूछ दे, या तो √3 के बारे में पूछ दे, या तो √2 के बारे में पूछ दे, या √7 के बारे में पूछ दे, या आपको √11 के बारे में भी पूछ दे। ये बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा। कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 से 5 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। इसीलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम्स, जो एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है वो लगभग बिहार बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आता है। एज प्रॉब्लम्स आपको पता होगा कि जैसा कि एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, तो एज प्रॉब्लम्स को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके देख लीजिएगा। और दूसरा अगर इसमें हम देखें स्पीड एंड ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है और रेगुलर एग्जाम में आता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बात करें तो जैसे मान के चलिए कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया 4x² + 6x + 8, मान के चलिए एक इक्वेशन दे दिया। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं भी हो सकता है फार्मूला पे नहीं, फैक्टराइजेशन पे, क्योंकि मैंने ये अपना मन से इक्वेशन लिखा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको बोल देगा कि इसको फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए, या आपको बोल सकता है कि इसको फार्मूला पे सॉल्व करने के लिए, या इसको बोल सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सॉल्व करने के लिए। यानी कि ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा, इसका 2 को जो जीरोज होता है, रूट्स होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों यही खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो लीनियर इक्वेशंस में जो सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, जैसे मान के चलिए x + 2y = 6 दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, और 2x + 3y = 8 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन देके आपको बोलेगा इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक इक्वेशन आपके सामने, 2 इक्वेशन आपके सामने है और बोला जाएगा इसको ग्राफीय विधि से निरूपित कीजिए, ग्राफीय विधि से। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये जनरली जो है ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगर लीनियर इक्वेशन से कोई और भी क्वेश्चन पूछा गया हो तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, और इसके और में कोई एक और क्वेश्चन आपको दे देगा, इसीलिए आप लोग जो ये ग्राफ प्लॉट करने की विधि है इसको 100%, परसों आपका एग्जामिनेशन है तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एपी में बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए एपी में किस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर आता है और आ सकता है इस बार। जैसे सपोज कीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये मेरा एपी है। एपी का मैंने एक सीरीज बना लिया।
यानी कि a बराबर हो गया आपका 2, d बराबर हो गया 4 - 2 = 2 और tn बराबर हो गया यहाँ पर 14। tn किसी किसी बुक में an और l तीनों का मतलब एक ही होता है। tn, an और l तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे एक बच्चे का घर में 2-3 नाम होता है, जैसे कोई उसको टिंकू बोलते हैं, कोई सोनू बोलते हैं, कोई मोनू बोलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक आदमी का 3 नाम। तो tn बराबर 14 हो गया। अब इसमें से आपको जो है कभी पूछ देगा नहीं, इससे एक और थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डॉट 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 करके, और यहाँ पर मान के चलिए हम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। तो tn का काम मेरा करेगा कौन, 80 करेगा। अब बच्चों हमको ये बताइए 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर के AP गया है कहाँ तक, 80 तक गया है। तो पूछ देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये नहीं देगा आपको और आपसे पूछ देगा कि फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वां टर्म क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, जो रेगुलर AP से पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछ देगा आपको जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 दे दिया आपको, दे दिया 84 तक दे दिया। सपोज कीजिए अपना मन से क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं, बस हम एक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये दे दिया। अब हमको सबसे पहले बोलेगा क्या कि S10 निकालने के लिए बोल देगा या S15 निकालने के लिए बोल देगा। तो S15 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ये जो AP दिया हुआ है इसके पहले 15 टर्म्स का योग आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको n यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन दे दिया आपको tn भी पहले से पता है, a भी पहले से पता है, और d आप निकाल लेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 निकाल लेंगे d, और आपका फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा 15/2 × a + l। तो a का वैल्यू आपको पता है, l का वैल्यू पता है। आपको बता दो बच्चों कि Sn का 2 फॉर्मूला होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। एक फार्मूला और होता है Sn बराबर n/2 × a + l, जबकि दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही है, इसीलिए कोई भी फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि जब आपको tn या an और या l अगर ये तीनों आपको नहीं दिया रहेगा तब आपको ये वाला फार्मूला यानी कि ऊपर वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे वाले से काम नहीं चलेगा। इसमें एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्या कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ 2 डिजिट के जगह 3 डिजिट पूछ देगा, यहाँ डिविजिबल 3 के जगह 5 पूछ देगा। कभी जो है यहाँ पर 5 डिजिट तो नहीं पूछेगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2, 3 में ही काम चलेगा, 2, 3। या कभी कभी आपसे बच्चों क्या पूछ देगा कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच 5 का कितना मल्टीपल है उसके बारे में जो है पूछा जाएगा, 10 और 250 के बीच में। तो ये क्वेश्चन जो है AP से हो गया। AP से इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको देख लेना है, अपने नोटबुक में या बुक में आपको देख लेना है। उसके बाद चलते हम हाइट एंड डिस्टेंस पर चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी बुक में बच्चों लगभग 20 क्वेश्चन होगा, बहुत हो गया 20 क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया। इस 20 क्वेश्चन में से
एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है बिहार बोर्ड में, हर बार। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवनमन कोण या उन्नयन कोण बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन दो नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम तो कहेंगे सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना है, कोई भी एक क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, जिसको सो सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन बोलते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस को आपको देख लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये तो हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक इसमें है डिस्टेंस फार्मूला, एक है आपको डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है आपको मिड पॉइंट फार्मूला, एक है आपसे सेक्शन फार्मूला, एक है मिड पॉइंट फार्मूला, एक है आपके पास में सेक्शन फार्मूला, यानी और एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिनको कि हटा दिया गया है। तो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला जो है, इसको आपको एक बार देख लेना है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, अब बोल दिया जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, या मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, या सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आ सकता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने का कहीं से कोई चांस नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल का जो खानदानी क्वेश्चन है, जो कि हर बार ईच एंड एवरी ईयर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और एग्जाम के यानी कि 17 तारीख को आपका एग्जाम है, और 17 तारीख को वापस मेरे वीडियो को देखिएगा और ये सोचिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा कि मैंने कौन कौन चैप्टर से बोला था और कौन कौन क्वेश्चन आया, कौन कौन क्वेश्चन नहीं आया, तब जाके आपको पता चलेगा रियल में। 17 तारीख कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 दिन की बात है। तो ट्रायंगल का जो सबसे खानदानी क्वेश्चन है वो कौन है, देख लीजिए। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हर साल पूछा जाता है, हर साल। और इसके और में यानी कि पाइथागोरस थ्योरम भी पूछ देगा, और इसके और में पूछ देगा बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं टीटी भी बोलते हैं, टीटी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। या तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पूछेगा, इसके और में बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम इसका दूसरा नाम है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि किसी किसी आदमी का 2 नाम होता है, तो ये पूछा जा सकता है। अगर बाय द वे अगर आपसे पाइथागोरस ना पूछे, बीपीटी ना पूछे, तो इसके अलावा ट्रायंगल में 2 और थ्योरम है, वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। एक और है आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी या टीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी या टीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है, उल्टा है वो, और पाइथागोरस थ्योरम का जो उल्टा है वो। ये 4 थ्योरम है बच्चों। इस 4 थ्योरम में से एक थ्योरम को आना ही आना है, ये मैं दावे के साथ 100% गारंटी के साथ ये बात कहता हूं। और 17 तारीख को जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो जो मेरे वीडियो को देखेंगे वापस से एक बार देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, मिलाएंगे कि क्या मैंने जो बोला था वो गलत बोला था या सही बोला था। ये 100% आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये थ्योरम एक्चुअल में चारों थ्योरम है क्या, मैं बता देता हूं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी लोगों को पता होगा कि वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन दे देगा आपको कि ये 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसका इस्तेमाल, इस फार्मूला का इस्तेमाल बच्चों हम लोग 6th 7th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, फार्मूला बना कहाँ से, ये आपसे एज ए थ्योरम पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें आपको 90 डिग्री दिया हुआ था और ये पूछ दिया, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस का जो कन्वर्स है उसमें आपको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको क्वेश्चन के तरफ से दिया रहेगा और आपको प्रूफ करना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तो ये कन्वर्स और थ्योरम हो गया पाइथागोरस का। दूसरा, थेल्स और थेल्स के कन्वर्स के बारे में भी बात करते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर का मैं एक बार डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो थोड़ा, सारे चैप्टर नहीं पूरे बुक का आप कह सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं थेल्स के बारे में। आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, यानी कि ABC, ट्रायंगल नहीं दिया रहेगा, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट से आपको समझना है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि BC के पैरेलल एक लाइन है DE। समझने की कोशिश कीजिए, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें BC के पैरेलल एक लाइन है DE। आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है DE पैरेलल BC, और आपको प्रूफ करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये आपको प्रूफ करना है। और कन्वर्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो जैसे थेल्स में आपको ये टर्म दिया रहेगा, यानी कि पैरेलल दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जाएगा। लेकिन यही अगर हम कन्वर्स के बारे में बात करें तो कन्वर्स में आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो 4 थ्योरम है, ये 4 थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। CBSE बिहार बोर्ड दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम बात करेंगे 3 चीज के बारे में। मीन के बारे में बात करेंगे, मीडियन एंड मोड, यानी कि बिहार बोर्ड में बच्चों मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। नहीं पूछने का सवाल पैदा करने से भी पैदा नहीं होगा, ये बात आप याद रख लीजिए। बिहार बोर्ड में मीन, मीडियन, मोड बिल्कुल आसान है। मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना बिल्कुल आसान है। बस आपको थोड़ा सा कष्ट क्या करना पड़ेगा, मीन का फार्मूला, मीडियन का फार्मूला और मोड का फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। अगर ये तीनों का फार्मूला आपके दिमाग में रखना है तो इनसे जो 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा ना, वो ईजिली आपके हाथ में है। इस तीनों से पूछा ही जाएगा। या ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन दे दे, उसमें मीन पूछ दे, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और में फिर दूसरा क्वेश्चन दे दे, पूछ दे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और करके दोनों पूछ सकते हैं। अगर दोनों ना पूछे तो एक को तो पूछना ही है, पूछना। इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चे को खास करके। और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू चार्ट है, वैल्यू चार्ट आप समझते होंगे, वैल्यू चार्ट सभी बच्चे जानते होंगे जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं। जैसे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इनका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का जो वैल्यू है, उसको तो बच्चों हमेशा अपने जुबान पे रखना है। 2 या 3 क्वेश्चन इससे आएगा, वैल्यू से, डायरेक्ट वैल्यू। आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइन 30 बराबर वाट, 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको पता रहेगा तब तो आप बनाएंगे। तो इसको पूरा अच्छे से याद करना है, वैल्यू चार्ट को। उसके बाद आइडेंटिटी चैप्टर जो है वो NCERT का 8.4 चैप्टर, 8.4 चैप्टर जो NCERT का है वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है। उसमें मुश्किल से 16-17 सवाल है। उस 16-17 सवाल में 5 नंबर के बाद का जो सवाल है उसमें मुश्किल से 11 या 12 सवाल होगा। उसको, हर सवाल को आपको देख लेना है। उसमें से
8.4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स का फिक्स है, वो आना ही आना है। आपको ये देख लेना है 8.4 का 5 नंबर के बाद का जो क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चन को एक बार फोकस कर लेना है आपको। एक क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं, बहुपद के बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उसमें जैसे आपको ax² प्लस bx प्लस c ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो आपको जो है जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और इससे आपको पूछेगा क्या, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में अगर बात करें तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, या आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे और बोल दे इसका फार्मूला निकालने के लिए, या बोल दे इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है और कई बार आ भी चुका है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन बोला है, जितना भी क्वेश्चन, आप एक बार नज़र दौड़ा के सारा क्वेश्चन देख लेंगे और 17 तारीख को परीक्षा खत्म होने के बाद आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि मैंने जो भी बोला था उसमें से कितना प्रतिशत क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है और कितना प्रतिशत नहीं आया है। मेरा जहाँ तक अनुभव है 2015 से मैं 10th बैच को पढ़ा रहा हूँ, तो 2015 से जब भी एग्ज़ाम हुई है, चाहे 10th का बिहार बोर्ड की बात करें या CBSE की बात करें, तो लगभग ये सारे क्वेश्चन, थोड़ा डिजिट चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिट सेम आ जाएगा, डिजिट चेंज हो सकता है। जैसे मैंने इस बार आपको बोल दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि √2 ही आएगा, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है, √13 भी आ सकता है। लेकिन अगर आप √2 को प्रूव करने का तरीका जानते हैं तो आपको 5, 7, 11, 13 में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपका उनका कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई भी आपको सवाल दे दे, आपसे सवाल बनना ही बनना है। तो बात यहाँ कंसेप्ट की है। अगर आप कंसेप्ट से पढ़े हैं तो आपको थोड़ी सी हिंट की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत ईजी है। तो आज की वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।